प्यारे बच्चों, खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर स्टीन एकेडमी स्विट्जरलैंड में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में कल हमने प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रबंध विकास में हेनरी फेयोल का योगदान। कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फेयोल इन मैनेजमेंट डेवलपमेंट। प्रबंध के विकास में हेनरी फेयोल का योगदान। जहां तक प्रबंध के विकास में हेनरी फेयोल के योगदान का प्रश्न है, प्रबंध के विकास में हेनरी फेयोल ने प्रबंध के 14 सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। कुल प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए हेनरी फेयोल का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्हें सामान्य प्रबंध का जनक कहा जाता है। हेनरी फेयोल फ्रांस के रहने वाले थे और उन्होंने कॉन्वेंट्री फॉर कॉन्वेंट में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। 1841 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और 1925 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। इस दौरान प्रबंध के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। प्रबंध के बारे में अनेक प्रकार की पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो उनकी पुस्तक है वो है एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एंड जनरली। ये उन्होंने लिखी, लेकिन ये फ्रांसीसी भाषा में होने के कारण ज्यादा इसका विस्तार नहीं हो पाया, ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ। इसके पश्चात 1950 अर्थात उसकी मृत्यु के बाद में 1929 ईस्वी में इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। यूरोप में इसका अनुवाद हुआ, उसके बाद वहां तक इसका प्रचार प्रसार रहा और 1949 ईस्वी में अमेरिका में जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम से इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और उसके बाद में काफी प्रचार प्रसार हुआ। इस प्रकार से हेनरी फेयोल का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। एक औद्योगिक संगठन की जो क्रियाएं होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, हेनरी फेयोल ने उसका एक उच्च दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और औद्योगिक संगठन की जो क्रियाएं होती हैं उनको उन्होंने 6 भागों में बांटा। औद्योगिक संगठन की क्रियाएं औद्योगिक संगठन की क्रियाओं को उन्होंने 6 भागों में बांटा। सबसे पहले तकनीकी क्रियाएं, वाणिज्यिक क्रियाएं, वित्तीय क्रियाएं, सुरक्षात्मक क्रियाएं, लेखांकन क्रियाएं, और प्रबंधकीय क्रियाएं। इस प्रकार उन्होंने 6 भागों में इन क्रियाओं को बांटा। टेक्निकल एक्टिविटीज, कॉमर्शियल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, सिक्योरिटी एक्टिविटीज, अकाउंटिंग एक्टिविटीज और मैनेजरियल एक्टिविटीज। इनको 6 भागों में उन्होंने बांटा। इस प्रकार से उनके अनुसार एक औद्योगिक संगठन की जो क्रियाएं हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है और अलग अलग अध्ययन करने के लिए
उन्होंने इसको 6 भागों में बांटा। सबसे पहले जो क्रिया आती है वो है तकनीकी क्रियाएं। तकनीकी जो क्रियाएं होती हैं वो उत्पादन से संबंधित होती हैं। किसी भी औद्योगिक संगठन के अंदर तकनीकी क्रियाएं जो होती हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए की जाने वाली सभी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, प्रोडक्शन संबंधी, संसाधन संबंधी क्रियाएं होती हैं, उनको तकनीकी क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। दूसरे प्रकार की जो क्रिया आती है वो आती है इनकी वित्तीय क्रियाएं। वित्तीय क्रियाओं के संबंध में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें वित्त की प्राप्ति के अनेक स्रोत होते हैं, जैसे बाह्य स्रोत होते हैं, आंतरिक स्रोत होते हैं। उनमें सबसे अधिक सस्ता विकल्प कौन सा संस्था के लिए, उसको हम चुनेंगे। वित्तीय क्रियाओं में पूंजी की प्राप्ति है, उसके पश्चात है उसका उपयोग है, उसका आवंटन है, उसका इन्वेस्टमेंट हम किस प्रकार से करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न या आवंटन होता है वो हमें प्राप्त हो सके। ये वित्तीय क्रियाओं की आती हैं। तीसरे प्रकार की जो आती हैं वो वाणिज्यिक क्रियाएं आती हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटीज। वाणिज्यिक क्रियाओं में उद्योग संबंधी, इसमें जैसे क्रय और विक्रय या विपणन संबंधी जो क्रियाएं होती हैं, विपणन संबंधी क्रियाओं में जैसे बीमा, बैंक, परिवहन, दूर संचार, भंडार, विज्ञापन, सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो इसके अंदर सम्मिलित की जाती हैं, जो एक वस्तु को उत्पादन केंद्र से लेकर के उपभोक्ता के लिए पहुंचाने के लिए की जाती हैं, वो इसमें आती है। तत्पश्चात नेक्स्ट जो है 4 नंबर की वो आती है वाणिज्य क्रियाओं के बाद में सुरक्षात्मक क्रियाएं। सुरक्षात्मक क्रियाओं के अंदर किसी भी संगठन के अंदर या उद्योग के अंदर माल और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो सुरक्षात्मक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद में लेखांकन, अकाउंटिंग एक्टिविटीज। लेखांकन क्रियाओं में जैसे स्टॉक का मूल्यांकन है, हिसाब किताब रखना है, या फाइनल अकाउंट तैयार करने हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट तैयार करनी है। इसके अलावा अनेक प्रकार के आंकड़े जुटाने के लिए सांख्यिकीय विभाग जो होता है उससे संबंधित क्रियाएं भी इसके अंतर्गत आती हैं। और उसके बाद में जो आती हैं वो है प्रबंधकीय क्रियाएं। प्रबंध की क्रियाओं को भी 5 भागों में बांटते हैं। प्रबंध की जो प्रोसेस होती है, प्रबंध के जो मेन कार्य इसके अंदर बताते हैं उसको 5 भागों में बांटते हैं। जैसे नियोजन है, संगठन है, निर्देशन है, समन्वय और नियंत्रण है, उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार से एक औद्योगिक क्रियाओं का निर्धारण, औद्योगिक समस्या निर्धारण करने के लिए हेनरी फ्यूल ने उच्च स्तरीय दृष्टिकोण अपनाया और प्रबंध की सभी प्रकार की जो औद्योगिक क्रियाएं जो होती है संगठन की, उसको उन्होंने 6 भागों में बांटा। इसके पश्चात औद्योगिक क्रियाओं का निर्धारण करने के बाद में हेनरी फ्यूल का जो मुख्य जो ध्यान था वो प्रबंध की क्रियाओं के ऊपर था। उन्होंने प्रबंध की क्रियाओं को सर्वश्रेष्ठ माना जिसके द्वारा कुल प्रशासन में, संगठन में टोटल रूप से सुधार किया जा सके। इसलिए प्रबंध की क्रियाओं के बारे में जो हेनरी फ्यूल के जो विचार हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक बनता है वो है प्रबंधकीय क्रियाओं के संबंध में हेनरी फ्यूल के विचार। प्रबंध की क्रियाओं के संबंध में जो हेनरी फ्यूल के विचार हैं, यानी प्रबंध के अंदर जो योग्यता वगैरह होनी चाहिए उनको उन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहला है प्रबंधकीय योग्यता एवं प्रशिक्षण।
दूसरा प्रबंध के तत्व एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, और तीसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। इसको भी अगर हम लोग विस्तार रूप से देखते हैं तो प्रबंध की जो योग्यताएं हैं इनको 6 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले शारीरिक योग्यताएं आती हैं, फिर मानसिक योग्यताएं आती हैं, फिर सदाचार संबंधी योग्यताएं आती हैं, फिर शैक्षणिक योग्यताएं आती हैं, उसके बाद में प्राविधिक योग्यताएं आती हैं, और उसके बाद में जाते हैं वो अनुभव संबंधी योग्यताओं को इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। प्रबंध की योग्यताएं, प्रशिक्षण संबंधी जो योग्यताएं होनी चाहिए प्रबंध के अंदर, उनको 6 भागों में बांटा जाता है। उसके बाद में जो प्रबंध के तत्व आते हैं, प्रबंध के कार्य जो होते हैं, प्रबंध की जो क्रियाएं होती हैं, उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। जैसे नियोजन, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, निर्देशन, डायरेक्टिंग या डायरेक्शन जिसको बोलते हैं। उसके बाद में समन्वय, कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण। प्रबंध के तत्व में इनको सम्मिलित किया जाता है। प्रबंध के जो तत्व कार्य होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं। और उसके बाद में प्रबंध के जो सिद्धांत आते हैं वो आते हैं फेयोल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से प्रबंध की क्रियाओं के संबंध में जो फेल के जो विचार है, प्रबंध की क्रियाओं को उन्होंने महत्वपूर्ण माना और उसके संबंध में उनके जो विचार है उनको 3 भागों में हम लोगों ने बांटा। सबसे पहले जो उसके विचार आते हैं वो आते हैं प्रबंध की योग्यताएं या प्रशिक्षण संबंधी जो विचार इनके आते हैं। इसमें 6 प्रकार की जो योग्यताएं होती हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले आती है शारीरिक योग्यता। शारीरिक योग्यता सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसके अंदर स्वास्थ्य संबंधी योग्यताएं यानी सुदृढ़ शरीर और उत्तम स्वास्थ्य संबंधी योग्यताएं जो है वे इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे स्फूर्ति वगैरह जो इसके अंतर्गत होती है, निर्णय लेने की क्षमता इसके अंतर्गत होती है, इनको सम्मिलित किया जाता है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, इसलिए प्रबंध का सबसे पहले शारीरिक जो स्वास्थ्य होता है वो अच्छा होना चाहिए। दूसरे प्रकार की जो इसमें आती है वो है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में सीखने या समझ संबंधी जो है वे योग्यताएं इसके अंदर सम्मिलित की जाती हैं। जैसे निर्णय लेने की क्षमता है या निष्ठा की भावना है या विवेकशील वगैरह जो है उसको सम्मिलित किया जाता है। तीसरा आता है सदाचार। सदाचार योग्यता के अंतर्गत उत्तरदायित्व स्वीकार करने की योग्यता इसके अंतर्गत आती है, या पहल क्षमता का विकास इसके अंतर्गत किया जाता है, या निष्ठा की भावना होती है, या गौरवमयता की भावना होती है, उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में आता है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता से किसी कार्य से संबंधित ज्ञान
इस प्रकार से कोई भी संस्था के अंदर जो प्रबंधक होता है, जिससे संबंधित उस कारखाने के अंदर जिस वस्तु का निर्माण किया जाता है उससे संबंधित अगर प्रबंधक को ज्ञान नहीं होता है तो वह सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से कार्य संबंधी सभी प्रकार के जो ज्ञान उसको होता है उसके द्वारा कार्य जो होता है प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्ण ढंग से किया जा सकता है। उसके बाद में प्राविधिक योग्यता, प्राविधिक योग्यता के अंदर कार्य विषय संबंधी सभी प्रकार की बातों ज्ञान, जिससे संबंधित कार्य संबंधी सभी प्रकार की जो बातें होती हैं उन सभी के बारे में उनको ज्ञान होना चाहिए। जैसे उत्पादन संबंधी जो क्रियाएं होती हैं उसका जो प्रबंधक होता है उनमें सभी एक्टिविटी संबंधी जो उसमें सम्मिलित की जाती है उसके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद में आता है अनुभव, दक्षता प्राप्त करना। अनुभव या दक्षता संबंधी जो होते हैं निपुणता, योग्यता वगैरह जो प्राप्त की जाती है वो लंबे अनुभव के द्वारा आता है। तो संस्था में लंबे समय तक कार्य करने के पश्चात अनुभव की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से प्रबंध की योग्यता में एक जो प्रबंधक होता है उसमें शारीरिक योग्यताएं होनी चाहिए, मानसिक योग्यताएं होनी चाहिए, सदाचार संबंधी योग्यताएं, शैक्षणिक योग्यताएं, प्राविधिक योग्यताएं और वह अनुभवी होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, जिसके द्वारा सभी कार्य को प्रभावी और कुशलतापूर्वक ढंग से उनको संपन्न किया जा सके। उसके बाद में दूसरी प्रबंध की क्रियाओं के संबंध में दूसरा जो बिंदु आता है वह है प्रबंध के तत्व, लिमिट्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के तत्वों में प्रबंध की क्रियाओं को सम्मिलित की जाती हैं, जिसमें नियोजन, प्लानिंग, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण, कंट्रोल, इनको सम्मिलित किया जाता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण, इनको सम्मिलित किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होती है इसमें नियोजन होता है। किसी भी संगठन के जो कार्य होते हैं उसकी रूपरेखा होती है, योजनाओं का निर्माण किया जाता है, कार्य विधियां वगैरह जो है, कार्यक्रम जो है, उद्देश्य है, उनका निर्धारण किया जाता है। कार्य की रूपरेखा तैयार करने के बाद में उसको पूर्ण करने के लिए अलग अलग भागों में बांटा जाता है। एक संगठन की व्यूहरचना तैयार की जाती है, अलग अलग भाग, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, वो संगठन के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तत्पश्चात संगठन के अलग अलग जो विभाग बनाए गए हैं उनमें विभागों के अनुसार जो कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, अधिकारियों की जो नियुक्ति की गई है, उनको मार्गदर्शन करने के लिए, उनको निर्देश देने के लिए, आदेश वगैरह प्रसारित करने के लिए इसमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। और निर्देशन गाइड करने के बाद में अलग अलग जो विभाग होते हैं, अलग अलग जो कर्मचारी होते हैं, उन सभी को समन्वय स्थापित करना होता है, सामंजस्य स्थापित करना होता है। क्योंकि समन्वय जो होता है करते कि समन्वय प्रबंध का सार है। जिस प्रकार एक धागा माला के बंधों को पिरो करके रखता है, उसी प्रकार से समन्वय जो होता है प्रबंध के सभी कार्यों को बांधे रखता है। ये महत्वपूर्ण होता है। तत्पश्चात आता है नियंत्रण। कार्य योजना के अनुसार किए गए या नहीं किए गए उनकी जांच करना, उनका विश्लेषण करना, सुधारात्मक कार्रवाई करना, ये सारी चीजें जो आती हैं ये नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार से प्रबंध के अंदर प्रबंध की जो प्रक्रिया होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरे नंबर पे जो इसमें आता है वो है प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत, जहां तक प्रबंध के सिद्धांतों का प्रश्न है आप लोग जानते हो
कि हेनरी फ्योल ने प्रबंध के सामान्य सिद्धांतों को लागू किया जो प्रस्तुतिजन्य होते हैं। देश की संस्कृति, आकार, प्रकार, उद्देश्य आदि के आधार पर इनको प्रतिस्थापित किया जाता है। हेनरी फ्योल ने अपनी पुस्तक में 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, जो मैंने आपको इसके पहले काफी विस्तार से बता दिया है। पहला जो इसने बताया था कार्य विभाजन का सिद्धांत है, दूसरा आदेश की एकता का सिद्धांत है, तीसरा अनुशासन का सिद्धांत है, चौथा आदेश की एकता का सिद्धांत है, पांचवा निर्देशन की एकता का सिद्धांत है और छठा है सामूहिक हितों के स्थान पे व्यक्तिगत हितों का समर्पण कर देना चाहिए। सातवां बताया था मैंने आपको पारिश्रमिक का सिद्धांत है। आठवां बताया था केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत है। नौवां सोपान श्रृंखला का सिद्धांत है। 10वां मैंने आपको बताया था व्यवस्था का सिद्धांत है। 11वां समता का सिद्धांत है। 12वां कार्य में स्थायित्व का सिद्धांत है और 13वां जो मैंने आपको बताया था पहले समता का सिद्धांत है और 14 नंबर पे जो है वो है सहयोग का सिद्धांत है। इस प्रकार से 14 सिद्धांत जो बताए थे उनको काफी विस्तार से इससे पहले मैंने आपको बता दिया। इसलिए प्रबंध की क्रियाओं के संबंध में फ्योल के जो विचार हैं उनको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा। प्रबंध के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तत्वों में कौन कौन से संयुक्त किए जाते हैं, सिद्धांत इसके कौन कौन से हैं। इस प्रकार से आज हमने प्रबंध के विकास में जो हेनरी फ्योल का योगदान है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। इसके बाद में कल इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।